नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और कोरोना काल में नियमों का पालन कर रहे होंगे, शासन और प्रशासन की मदद कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसको जानने से पहले आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अखबारों में, आपने टीवी में अनेक अदालतों को देखा होगा। तो आप सोचते होंगे कि अदालतों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। और आप में से बहुत से बच्चों को ये पता भी होगा कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी कानून का पालन नहीं होता है, कानून का उल्लंघन होता है, तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें होती हैं जहां पर नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। मतलब अगर यदि किसी नागरिक को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो वो न्यायालय की शरण में जाएगा। तो इसका मतलब न्यायालय क्या करता है? कानूनों का पालन करने में मदद करता है, कानूनों की व्याख्या करता है। तो इस पाठ में हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। और जो हमारे लोकल स्थानीय अदालतें होती हैं, उच्च न्यायालय होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उनमें आपसी संबंध कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या रहती है। न्यायपालिका, जैसा कि आपने टीवी में भी देखा होगा, कि वो आपसी झगड़ों का निपटारा करती है, चाहे वो राज्यों के मध्य हो, चाहे वो किसी कानून की व्याख्या हो। वो व्यक्तियों को सजा दे सकती है जो अपराधी होता है। मुख्य तौर पर न्यायपालिका के ये 3 कार्य होते हैं। नंबर 1, विवादों को निपटाना, मतलब यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ये विवाद व्यक्तियों के बीच में भी पैदा हो सकता है, नागरिक व सरकार के बीच में पैदा हो सकता है, 2 राज्यों की सरकारों के बीच में पैदा हो सकता है, केंद्र या राज्य सरकार के बीच में पैदा हो सकता है। तो उन विवादों का निपटारा न्यायालय में होता है। न्यायिक समीक्षा करना, कई बार संविधान की व्याख्या गलत हो जाती है या कोई ऐसा कानून पारित हो जाता है जो संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, तो उस कानून की समीक्षा भी न्यायालय करता है। मतलब जैसे हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से किसी का अगर उल्लंघन हो जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय करेगा। और तीसरा कार्य है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। ये बात मैंने पहले ही कह दी कि अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। और यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण के साथ समझाया गया, हाकिम शेख का एग्जाम्पल, जो आपने कक्षा 7 की किताब में पढ़ा था कि जब उनका इलाज नहीं हुआ था तो अनुच्छेद 21 में जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है और न्यायालय ने मुआवजे का प्रावधान किया। तो इसका मतलब अपराधी को सजा मिली और जो शोषित था उसको न्याय मिला। अच्छा, न्याय तो न्यायालय में तभी मिलेगा यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। आप कल्पना करिए कि पूरा न्याय तंत्र यदि किसी एक बाहुबली या नेता या किसी व्यक्ति के कंट्रोल में हो तो क्या वो न्याय दे पाएगा? जैसा कि उपनिवेशिक सरकार के ज़माने में हुआ करता था। भारत में जब उपनिवेशिक सरकार थी तो वो मनमाने ढंग से नियमों को लागू करते थे। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो, आम जनता को न्याय मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यायपालिका को पूर्णतया स्वतंत्र रखना पड़ेगा और हमारे संविधान में इसे पूर्णतया स्वतंत्र रखा गया है। अब ये स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाए, उसके लिए एक टर्म आती है शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब कि किसी देश को चलाने के लिए एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों का पालन करवाती है और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है और उन कानूनों ये देखती है कि वो कानून सही ढंग से निष्पक्ष रूप से सबको मिले। और ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, एक दूसरे में दखल नहीं देती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं।
अच्छा, इन शक्तियों के बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। जितनी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी उतनी ही अदालतें ताकतवर होंगी। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि भारत में अदालतों की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर एक ही अदालत है और वो सबके ऊपर कंट्रोल रखती है। जिन अदालतों से लोगों का ज़्यादातर ताल्लुकात होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं। ये सबसे निचले स्तर पर काम कर रही होती हैं और ये हर तहसील के स्तर पर, हर जिला के स्तर पर, हर शहर में लगभग होती हैं और ये बहुत तरह के मामलों का निपटारा करती हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय भी होता है। तो जो मैं आपको 3 अदालतें बता रहा हूं उसमें एक स्थानीय स्तर की अदालतें आएंगी जिसको अधीनस्थ अदालतें बोलेंगे, एक उच्च अदालतें आएंगी जो हर राज्य में होंगी और एक सबसे ऊपर अदालत होगी जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बाकी सारी अदालतें उसके फैसले को मानती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पिरामिड दिया गया है जो अदालतों की संरचना को समझने के लिए, न्यायपालिका की संरचना को समझने के लिए बहुत आवश्यक है और ये आपकी मदद करेगा। चलिए देखते हैं आपको क्या समझ में आया। ये इस तरह से क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक अदालत होती है जो सबसे ऊपर होती है। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी अदालत है, वो कौन सा न्यायालय है जो पूरे देश में सबसे ऊपर है? बिल्कुल सही, ये है सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद सभी राज्यों के उच्च न्यायालय आ जाते हैं और उसके बाद इस स्तर पर सभी राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय आ जाते हैं। तो इस पिरामिड के माध्यम से हम न्यायपालिका की संरचना को समझ सकते हैं। अच्छा, जनता को सीधा ज़्यादातर काम कहाँ पड़ता है? जनता को काम यहाँ अपने जिला में, अपने क्षेत्र में पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई निपटारा नहीं होगा तो फिर वो यहाँ जाएंगे और अगर यहाँ पर भी निपटारा नहीं होगा तो सबसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। यहाँ पर बताया भी गया है कि अधीनस्थ अदालतों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें जिला न्यायालय, अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। उच्च न्यायालयों की बात करूं तो उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था और अभी देश में कुल कितने न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है और 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी बेंच होते हैं। तो इस जानकारी से हम क्या सीख पाए कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके सांझे उच्च न्यायालय हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके अपने अपने न्यायालय हैं और सबसे पहले 1862 में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। इस जानकारी को दोबारा पढ़ें, दोबारा सुनें, अपनी पुस्तक में भी देखने का प्रयास करें। और ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके बारे में भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950, ये डेट आपको याद आ रही होगी। इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, मतलब भारत का संविधान लागू हुआ था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी
पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था और 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। धन्यवाद। नीचे दी गई वर्कशीट को जरूर हल करें। ये कुछ उच्च न्यायालयों के चित्र हैं, इनको भी देखें। अपनी पुस्तक में भी इस पाठ को पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।